कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लघु बीजाणु चक्र और आपने पढ़ा था कि परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु धानी है उनमें जो बीजाणु जनन कोशिका थी उनसे पहले लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हुआ था और उस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से या एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। ये सभी प्रक्रिया एक पुष्प में संपन्न हो रही है। पुष्प में परागकोश में या पुंकेसर के परागकोश में संपन्न हो रही है। जितनी भी आप प्रोसेस यहाँ पर समझोगे वो सभी प्रक्रिया एक पुष्प के परागकोश में या पुंकेसर के परागकोश में संपन्न हो रही है। कल आपने पढ़ा था कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से बने हुए चारों जो लघु बीजाणु वो अलग अलग नहीं होकर के एक चतुष्क में उपस्थित होते हैं और वो चतुष्क में आपस में कैलोरी की व्यक्तियों से जुड़े रहते। और मैंने आपको बताया था कि चतुष्क में उपस्थित जो परागकण है वो भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न स्थितियों में उपस्थित होते हैं और वो चतुष्क जो है निम्न 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला चतुष्क आप पढ़ रहे हो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। इस प्रकार का जो चतुष्क है उसे एक तरफ से देखने पर उसमें केवल और केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु इनके पीछे स्थित होता है जो दिखाई नहीं देता है और ऐसा चतुष्क चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा चतुष्क जो है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में बनता है या अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के परागकोश में जो चतुष्क बनता है वो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल प्रकार का होता है। उसके 4 जो लघु बीजाणु उनमें से एक तल से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा उनके पीछे होता है। दूसरा जो चतुष्क है वो है समद्विपार्श्विक या बोल सकते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल इस प्रकार का जो चतुष्क है वो एक द्विबीजपत्री पादपों के परागकोश में बनने वाले चतुष्क होते हैं या यहाँ पर एक द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनका चतुष्क समद्विपार्श्विक प्रकार का होता है। इस प्रकार के चतुष्क में एक तल से देखने पर 4 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। एक लघु बीजाणु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। एक तल से देखने पर 4 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और ऐसा चतुष्क जो है वो समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल के नाम से जाना जाता है और ऐसा चतुष्क एक द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तीसरा चतुष्क जो आप पढ़ रहे हो वो है क्रॉसिड या डेक्युस्ट्रीन। इस प्रकार का जो चतुष्क है वो मैग्नोलिया पादप में पाया जाता है। यदि मैग्नोलिया पादप के जो चतुष्क में बनने वाले परागकण हैं उनका वो चतुष्क इस प्रकार का होता है, क्रॉसिड प्रकार का होता है। इस प्रकार का जो चतुष्क है उसमें 2-2 लघु बीजाणु, चारों लघु बीजाणु में से 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे के संपूर्ण पर उपस्थित होते हैं। जिसमें ऊपरी युग्म जो है उसके 2 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं जबकि निचला युग्म जो है उसका केवल और केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। और ऐसा चतुष्क मैग्नोलिया पादप में पाया जाता है। वापस सुनिए, क्रॉसिड या डेक्युस्ट्रीन प्रकार का जो चतुष्क है उसमें 4 लघु बीजाणु, चतुष्क के जो 4 लघु बीजाणु वो 2-2 एक दूसरे के संपूर्ण पर उपस्थित होते हैं। जिसमें ऊपरी युग्म जो है उसके 2 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं जबकि निचला जो युग्म उसका केवल और केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है और ऐसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। और ऐसा चतुष्क जो बनता है वो मैग्नोलिया पादप में बनता है। टी से या टी आकार ऐसा चतुष्क जो है एरिस्टोलोकिया पादप के परागकोश में संपन्न होता है या उनमें बनता है। इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसमें 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ व 2 लघु बीजाणु लंबवत उपस्थित होते हैं और अनुप्रस्थ के दोनों व लंबवत जो है उसके दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और इसका आकार टी शेप का या टी शेप प्रकार का यह चतुष्क होता है। और ऐसा चतुष्क एरिस्टोलोकिया पादप में पाया जाता है। रेखिक या लीनियर और भाषा से अर्थ निकल रहा है। रेखिक या लीनियर का मतलब है बनने वाले जो 4 लघु बीजाणु हैं उनका चतुष्क जो है उनमें 4 लघु बीजाणु
एक ही रेखा में उपस्थित होते हैं। और ऐसा जो है वो हेलों का पादप में पाया जाता है। कल आपने पढ़ा था कि परागकोश में जो बीजाणु जनन कोशिकाएं थी या लघु बीजाणु नाली में जो बीजाणु जनन कोशिकाएं थी, उन्होंने पोषण प्राप्त किया, आकार में बढ़ी हुई और उन्होंने निर्मित की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और वे कोशिकाएं द्विगुणित थी। उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु निर्मित हुए थे और बनने वाले चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क में उपस्थित थे। इसका मतलब 4 आपस में जुड़े रहते थे, अर्थात एक चतुष्क में उपस्थित थे। और वहां पर वो जिसकी सहायता से जुड़े हुए थे उसका नाम था कैलोज। वापस सुनिए, उसका नाम था कैलोज। और भिन्न भिन्न पादपों में ये जो चतुष्क है ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा चतुष्फल की, सामान्य भाषा में सुनिए, एक तल से देखने पर 3 दिखाई देते हैं, चौथा इनके पीछे पर होता है। दूसरा प्रकार है समद्विपार्श्व, एक तल से देखने पर सभी लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ऐसा एक पत्री पादपों में ऐसे चतुष्क बनते हैं। क्रॉस में दो एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं, जिसमें ऊपरी युग्म के दोनों दिखाई देते हैं, जबकि निचले युग्म का केवल और केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। उसके बाद आपने पढ़ा टी शेप या टी आकार। ऐसा पाया जाता है एस्ट्रोलोकिया पादप में, जिसमें 2 लघु बीजाणु अंतर जबकि 2 लघु बीजाणु लंबवत उपस्थित होते हैं। और रेखिक या लीनियर ऐसा जो पाया जाता है वो हेलोफिला पादप में पाया जाता है। इस चतुष्क में 4 लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। देखिए समझ, आपको पता है कि चतुष्क जो है उसका निर्माण जो है एक परागकोश के अंदर या लघु बीजाणु का निर्माण एक परागकोश के अंदर हुआ और वहां पर एक चतुष्क में उपस्थित होते हैं। चतुष्क की अगर इसकी बात की जाए कि कैलोज जो भित्ति है उसमें चतुष्क में उसकी सहायता से 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। कैलेज एंजाइम जो होता है, ये कैलेज एंजाइम आपको पता है कि सबसे आंतरिक भित्ति जो टेपिटम थी उसकी कोशिकाओं से स्राव किया जाता है। और ये कैलेज एंजाइम जो है इन कैलोज परतों को इनके मध्य उपस्थित है उनको गला देता है और उनके गलने से चतुष्क के 4 लघु बीजाणु अलग अलग होकर के गोलाकार आकृति में दिखाई देते हैं और तब परागकण के नाम से जाना जाता है। वापस लेंगे सुनिए, आपने पढ़ा था कि चतुष्क में 4 लघु बीजाणु उपस्थित थे। 4 लघु बीजाणु कैलोज की परतों से आपस में जुड़े हुए थे। सबसे आंतरिक जो भित्ति टेपिटम है उसकी कोशिकाओं से कैलेज एंजाइम प्राप्त होता है और वो कैलेज एंजाइम उन कैलोज परतों को गला देता है, जिससे चतुष्क के 4 लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग या पृथक पृथक हो जाते हैं और पृथक पृथक होकर के आकार में गोलाकार हो जाते हैं और तब परागकण के नाम से या पॉलिन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। आगे आप पढ़ोगे परागकण की संरचना और आप जानते हो परागकण एक लघु बीजाणु है। चतुष्क से मुक्त होने के पश्चात लघु बीजाणु जो है वो गोलाकार हो जाता है और परागकण के नाम से जाना जाता है। कैसे पृथक होते हैं? उनके मध्य की कैलोज भित्ति के टूटने से पृथक होते हैं। कौन टूटता है? कैलेज एंजाइम टूटता है। कहां से मुक्त हुआ? परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति जो थी टेपिटम उसकी कोशिकाओं से कैलेज एंजाइम प्राप्त हुआ था और अब चतुष्क के जो 4 लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होकर के गोलाकार हो जाते हैं और तब परागकण के नाम से जाना जाता है। कुछ पादपों में ये परागकण जो है एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर देते हैं, जैसे ये सभी परागकण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर देते हैं और उस विशिष्ट संरचना को परागपिंड या पॉलिनियम के नाम से जाना जाता है। और ऐसा ऑक या ऑर्किड के पादपों में, ऑक में या ऑर्किड के पादपों में पाया जाता है। वापस सुनिए, कुछ पादपों में यहाँ पर बने हुए जो परागकण हैं वो इस विशिष्ट संरचना का निर्माण कर देते हैं और उस विशिष्ट संरचना को परागपिंड या पॉलिनियम के नाम से जाना जाता है और ऐसा जो है वो ऑक या ऑर्किड पादपों में पाया जाता है। देखिए सामने संयुक्त परागकण, इधर देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है चतुष्क। कुछ पादपों में ऐसे बने हुए जो चतुष्क है वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं, बने हुए जो चतुष्क है वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं और तब उन्हें संयुक्त परागकण के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, जैसे ऐसा टाइप का पादप में पाया जाता है
आप जानते हो कि टाई का पादप जो होता है उसमें लघु बीजाणु के जो चतुष्क है वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं और तब उन्हें नाम दे दिया गया था संयुक्त परागकण। ऐसा टाइप में पाया जाता है। नाम से स्पष्ट है बहुबीजाणुता पॉलीस्पोरी। पॉली का मतलब बहु और स्पोरी का मतलब बीजाणु। यदि चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं ये चतुष्क है और इसमें 4 से अधिक लघु बीजाणु। अब ये चतुष्क दे रहा, यदि चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो नाम दिया बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी। वापस सुनिए, परागकोश के अंदर कल आपने पढ़ा था, संरचना पढ़ी, 4 परतें, उनके अंदर उपस्थिति बीजाणुजनन कोशिका है। वे बीजाणुजनन कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके आकार में बढ़ी और कार्य करने लगी लघु बीजाणु मातृ कोशिका का, और वे लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हुई और प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनने वाले चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, अर्थात एक चतुष्क में उपस्थित होते हैं और भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के चतुष्क बनते हैं। और ऐसा आप यहाँ पर पढ़ चुके हो। सभी द्विबीजपत्री पादप में उनमें चतुष्फलकीय, सभी एकबीजपत्री पादप में उनमें समद्विपार्श्व है, सब दो मैग्नोलिया पादप है उसमें क्रॉस, एस्ट्रोलोकिया पादप है उसमें टी-शेप और हेलोग्राम रेखिक या सीधी रेखाओं पर होते हैं। कुछ पादपों में परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे परागपिंड या पॉलिनियम के नाम से जाना जाता है। और कुछ पादपों में जो चतुष्क वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं और तब वो संयुक्त परागकण के नाम से जाने जाते हैं, जैसे टाई। यदि चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं तो उस स्थिति को बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी के नाम से जाना जाता है। वो है परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन या परागकण संरचना। उससे पहले आपने पढ़ा है कि परागकण नाम किसको दिया है? जो लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होकर के गोलाकार हो जाता है तब उसे परागकण या पॉलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। और अब आप पढ़ने जा रहे हो परागकण की संरचना। वर्ड सुनिए, परागकण एक कोशिकीय एक केंद्र की एगोइड, इसका मतलब गोलाकार संरचना होती। सभी चीजों को आप देख रहे हो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है। एक कोशिका है, ऐसा नहीं कि 2 कोशिका हो। अगर ऐसा होता तो आप द्विकोशिकीय बोल सकते थे, केवल एक कोशिका है तब आपने वर्ड बोल दिया एक कोशिकीय। आप देख रहे हो एक ही केंद्र दिखाई दे रहा है तब आप बोल सकते हो एक केंद्रीय। एगोइड शब्द का आप समझना चाहते हो तो आपने पढ़ा था कि परागकण जो है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से बना था। लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो थी द्विगुणित थी और उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 लघु बीजाणु बने और बनने वाले जो 4 लघु बीजाणु वो एगोइड होते। तब आपने वर्ड उपयोग में लिया एगोइड। इसके साथ साथ ये गोलाकार संरचना होती। वापस सुनो, एक परागकण की संरचना हम देखते हैं तो एक कोशिकीय, एक केंद्रीय, एगोइड, गोलाकार संरचना होती है। आगे लेके सुनिए, परागकण का केंद्र जो है और उसमें भरा हुआ जीवद्रव, क्योंकि परागकण को हमने बोल दिया एक कोशिका तो इसका मतलब उसके अंदर जीवद्रव भी भरा हुआ है। तब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक परागकण में केंद्रक में संलग्न जीवद्रव को 2 भित्तियां घिरे रहते हैं। उनमें बाहरी भित्ति जो होती है उसे आप बोल सकते हो बाह्य आवरण, या आप बोल सकते हो बाह्य चूर्ण, या आप बोल सकते हो एग्जैक्ट। वापस सुनिए, अब आप सीधी भाषा में बोल सकते हो कि प्रत्येक परागकण की जो संरचना है उसमें 2 भित्तियां होती हैं, जिसमें बाहरी भित्ति जो है उसे बाह्य आवरण या बाह्य चूर्ण या एग्जैक्ट के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पर ये गहरे रंग की जो दिखाई दे रही है ये है बाह्य चूर्ण या एग्जैक्ट या बाह्य
वापस सुनिए, बाह्य आवरण या बाह्य चोल जो है वो एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। वापस लेंगे, सुनिए, बाह्य चोल या बाह्य आवरण जो होता है वो एक विशेष पदार्थ या एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक कठोर पदार्थ होता है और कठोर पदार्थ होने के कारण इन परागकणों का शीघ्रता से भौतिक या जैविक अपघटन नहीं होता, अर्थात ये इनकी प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। वापस लेंगे, सुनो, बाह्य आवरण या बाह्य चोल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो दिख रहा है इसको नाम दिया है बाह्य आवरण या बाह्य चोल। आप लेंगे देख, अगर डायग्राम देख के सोचेंगे तो आप कहेंगे कि बाह्य आवरण जो है या बाह्य चोल जो है मोटा, खुरदरा, वह अलंकृत होता है। आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि बाह्य आवरण जो है या बाह्य चोल जो है वो मोटा है। आप देख रहे हो, आप डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो कि अगर आप हाथ घुमाओगे तो आपको खुरदरा महसूस होगा। और उसके साथ साथ मैं आपसे बोल रहा हूं कि अलंकृत होता है और इसका अलंकरण जो है वो या तो कांटेदार, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे है जैसे कांटेदार, या फिर हो सकता है धारीदार, या फिर हो सकता है जालीदार। यदि आपको ऐसा ही दिखाई देता बाह्य चोल तो आप उसे बोलते धारीदार, और अगर ऐसा दिखाई दे जाता तो आप उसे बोलते थे जालीदार। वापस लेंगे, सुनिए, परागकण की जो संरचना है उसकी दो भित्तियां होती हैं। बाह्य भित्ति को बाह्य आवरण या बाह्य चोल या एग्जाइल के नाम से जाना जाता है। इनका बाह्य चोल जो है या बाह्य आवरण जो है या बाह्य भित्ति जो है वो मोटी, खुरदरी में अलंकृत होती है। आप डायग्राम में देख रहे हो, मोटी है, खुरदरी है, अर्थात आप बोल रहे हो अलंकरण, और इनमें जो अलंकरण है वो या तो कांटेदार या वो अलंकरण होंगे धारीदार या वो अलंकरण होंगे जालीदार। फिर मैंने आपसे बोला था कि बाह्य आवरण या बाह्य चोल जो है एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है और उस विशेष रासायनिक पदार्थ को स्पोरोपोलेनिन के नाम से जाना जाता है। ये स्पोरोपोलेनिन एक कठोर पदार्थ होता है जो शीघ्रता से परागकण नष्ट नहीं होने देता है। उसके लिए मैंने आपको वर्ड बोला है कि उनका शीघ्रता से बाह्य चोल के कारण भौतिक या जैविक अपघटन नहीं होता, अर्थात शीघ्रता से परागकण नष्ट नहीं होते क्योंकि उनका बाहरी आवरण एक कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। और तब मैंने वर्ड बोल दिया कि ये उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ये उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ऐसा वर्ड आपने बोला है बाह्य आवरण या बाह्य चोल के लिए। इसके साथ साथ आप देख रहे हो कुछ स्थानों पर बाह्य चोल जो है वहां पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, वहां पर बाह्य चोल अनुपस्थित, और उन छिद्रों जनन छिद्र या जन्मपोर के नाम से जाना जाता है। उन छिद्रों को जनन छिद्र या जन्मपोर के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या एक परागकण में 1 से 3 तक हो सकती है। आगे आप पढ़ोगे परागकणों का अंकुरण तो आप देखोगे इन जनन छिद्रों से होकर परागकण अंकुरित होता है, लेकिन वो प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ आपको परागकण की संरचना का अध्ययन करना है। परागकण का जो बाह्य चोल है उनमें बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को जनन छिद्र या जन्मपोर के नाम से जाना जाता है और एक परागकण में इनकी संख्या 1 से 3 तक होती है। और परागकण अंकुरण के समय अंतःचोल इन छिद्रों से होकर बाहर निकलता है और बाहर निकल करके परागकण का अंकुरण होता है। उस समय आप पढ़ोगे इन जनन छिद्रों का कार्य, कि जनन छिद्र यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं। इन छिद्रों से परागकणों का अंकुरण होता है। दूसरा आप पढ़ रहे हो अंतःचोल या एंटाइल। दूसरा है अंतःचोल या एंटाइल। आपको दिखाई दे रहा है भीतर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको नाम दिया है अंतःचोल या एंटाइल। आप देखने से बता सकते हो कि ये पतला, ऊपर वाले को आप देखने से बता सकते हो कि मोटा।
इसके साथ साथ ऊपर वाला जो चोल था वो कठोर था, क्योंकि कठोर पदार्थ फ्लोरोपोलिन का बना हुआ होता है, जबकि इनका अंतःचोल जो होता है वो कोमल, वह मैं बोल दूं कि झिल्ली नुमा होता है। और आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि कोशिकाओं की झिल्ली पाई जाती है और परागकण भी एक कोशिका है, और उनका अंतःचोल जो है वो उनकी झिल्लीनुमा है या झिल्लीनुमा होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली की बात कार्य करता है, अर्थात कोशिका झिल्ली के समान ही पदार्थों का बना हुआ होता है। और आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि ये पैक्टिन में सेलुलोज की बनी होती है, और यहां पर भी आप पढ़ रहे हो कि इनका अंतःचोल जो है वो पैक्टिन में सेलुलोज का बना हुआ होता है। कैसा है? कोमल। कैसा है? पतला। ये हो गई एक परागकण संरचना। वापस सुनिए, एक परागकण की संरचना दो आवरण या दो बाह्यवृत्ति, बाह्यचोल, अंतर्वृत्ति या अंतःचोल। अंतर है दोनों में, बाह्यचोल मोटा, अंतःचोल पतला। बाह्यचोल कठोर, अंतःचोल कोमल। वो कठोर है क्योंकि कठोर पदार्थ फ्लोरोपोलिन का बना हुआ होता है, ये कोमल है क्योंकि कोमल पदार्थ पैक्टिन में सेलुलोज का बना होता है। अंतर्वृत्ति में कोई अलंकरण नहीं है, कोई धारियां ऐसा कोई अलंकरण नहीं है, अंतर्वृत्ति समय होती है, जबकि बाह्यवृत्ति में अलंकृत होती है, और वो अलंकरण कांटेनुमा हो सकते हैं, धारीदार हो सकते हैं, जाली का हो सकते हैं। ऐसा है एक परागकण की संरचना। बाह्यचोल में कई छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनको आपने नाम दिया है जनन छिद्र। एक परागकण में जनन छिद्रों की संख्या 1 से 3 तक होती है। कुछ अन्य कीट परागित परागकण, उससे पहले हम आपको लैंग्वेज बता दूं कि आप इसी यूनिट में पढ़ोगे परागण की प्रक्रिया। ये पुष्प जननांग या मादा जननांग वाला भाग, और ये पुष्प नर जननांग वाला भाग, और नर जननांग वाले भाग परागकोश में बने परागकण, परागकोश फटेगा, परागकण बाहर मुक्त होगा और मुक्त होकर के इस पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाएंगे, और इस प्रक्रिया को आप नाम दोगे परागण। ऐसा आप आगे चल कर पढ़ो। परागण का मतलब है परागकोश के फटने से मुक्त हुए परागकणों का पुष्प की वर्तिका पर पहुंच, और उस प्रक्रिया को आप जो नाम दे रहे हो वो नाम है परागण। और ये परागकण यहाँ से पुष्प की वर्तिका पर विभिन्न साधनों की सहायता से पहुंचाए जाते हैं। अगर ये कीट की सहायता से पहुंचाए जाते हैं तो ऐसा कुछ कहलाता है कीट परागण। वापस सुनिए, परागकणों के बनने के पश्चात परागकोश का स्फुटन होगा या परागकोश फटेगा, फटने से उससे परागकण बाहर मुक्त होंगे, मुक्त हुए परागकण पुष्प की वर्तिका तक पहुंचाए जाएंगे, और वो प्रक्रिया परागण के नाम से या पॉलिनेशन के नाम से जानी जाती है। और तब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि परागित जो परागकण होते हैं उन पर बाहर की ओर एक तेलीय परत पाई जाती है। कीट परागित जो परागकण है उनके बाहर की ओर एक तेलीय परत पाई जाती है, और उस तेलीय परत को पॉलन किट के नाम से जाना जाता है। उस तेलीय परत को पॉलन किट के नाम से जाना जाता है। वापस लेंगे सुनो, कीट परागित परागकण अर्थात वो परागकण जो कीट की सहायता से पुष्प की वर्तिका तक पहुंचाए जाते हैं, उनकी बाह्य सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, और उस तेलीय परत को पॉलन किट के नाम से जाना जाता है। इस तेलीय परत के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति टेपिटम से प्राप्त किए जाते हैं। आपको पता है कि परागकोश के अंदर परागकण बन रहे हैं, और वहीं पर सबसे आंतरिक भित्ति है टेपिटम, उनसे प्राप्त किया जाता है वो तेलीय पदार्थ या वो पॉलन किट के निर्मित होने वाले पदार्थ, और वहीं पर वो तेलीय परत उस परागकण के ऊपर उपस्थित होती है, और तब परागकण मुक्त होता है। और तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि ये जो तेलीय परत है उसे पॉलन किट के नाम से जाना जाता है। ये तेलीय परत जो है
वो परागकण को विशेष रंग प्लस चिपचिपाहट व गंध प्रदान करती है। आप ऐसा बोल सकते हो, इस पॉलन किट की उपस्थिति के कारण कीट परागित जो परागकण है वो रंगीन, चिपचिपाहट व गंधयुक्त होते हैं। और इनका ये जो गुण है, रंग व गंधयुक्त जो गुण है, वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि आपको पता है कीट आकर्षित होकर तब उधर आएगा तो परागकण कीट से चिपक जाता है और कीट की सहायता से उसे उसकी वर्तिका को पहुंचाया जाता है। और ये पॉलन किट या तेलीय जो परत होती है वो उन परागकणों को ये विशिष्ट गुण प्रदान करती है, रंग और गंध। रंग व गंध जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनका ये जो गुण है, चिपचिपाहट वाला गुण, जो परागकण को कीट से चिपकाने में सहायक होता है। इसके साथ साथ ये तेलीय परत जो है परागकण की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। ये इसके विशिष्ट लक्षण है कि पॉलन किट क्या करता है। ऐसा पाया जाता है कीट परागित पुष्पों के जो परागकण होते हैं उनमें उनके परागकणों की बाह्य सतह पर तेलीय परत पाई जाती है। आपने नाम रखा है उसे पॉलन किट। क्या कार्य है? ये परागकण को विशेष रंग, चिपचिपाहट व गंध प्रदान करती है। इनका रंग व गंध जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनका चिपचिपाहट जो गुण है वो कीटों को, परागकणों को कीटों से चिपकाने में सहायक है। इसके साथ साथ मैंने और भी कार्य बताया आपको कि ये तेलीय परत जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से परागकणों की सुरक्षा करती है। स्पेशल पॉइंट ए किससे निर्मित हुई? टैपिटम द्वारा स्रावित पदार्थ। क्योंकि आपको पता है, आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि आपने जब परागकणों की संरचना या परागकणों का अध्ययन किया था इससे पहले, या परागकोश का अध्ययन किया था, वहां पर आपने पढ़ा था कि परागकण परागकोश के अंदर बन रहे हैं। और आपको पता है परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति जो है वो टैपिटम है। टैपिटम से वो पदार्थ स्रावित हुए और उन्होंने परागकण के चारों तरफ तेलीय परत का निर्माण कर दिया और उसका आपने नाम रखा है पॉलन किट। स्पेशल पॉइंट कुछ परागकण जो होते हैं उनमें आपको पता है कि परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो अलंकृत व खुरदुरा होता है और उनके उन भागों में टैपिटम द्वारा स्रावित प्रोटीन एकत्रित हो जाता है। जब एक परागकण परागकोश से मुक्त होता है और मुक्त होकर के नमी के संपर्क में आता है तो ये प्रोटीन बाह्य चोल के रिक्त स्थानों से बाहर निकलती है और बाहर निकलने पर मानव में एक रोग उत्पन्न करती है जिससे ज्वर या पराग एलर्जी रोग के नाम से जाना जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको परागकण से एलर्जी हो जाती है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि परागकण के जो बाह्य चोल है उसमें टैपिटम से स्रावित कुछ प्रोटीन एकत्रित हो जाता है और जब परागकण परागकोश से मुक्त होता है और मुक्त होकर के नमी के संपर्क में आता है तो बाह्य चोल के रिक्त स्थानों में भरी हुई जो प्रोटीन है वो बाह्य चोल जो रिक्त स्थानों से मुक्त होती है और मुक्त हुई वो प्रोटीन जो है वो ज्वर या पराग एलर्जी रोग उत्पन्न करती है।